फिर वही बैक टू पवेलियन। कंसिस्टेंसी, कंसिस्टेंसी इज द की टू सक्सेस। बस और कुछ नहीं। तुम यार 5 ही करो, 10 करो, 20 करो, जो एफर्ट, मतलब कंसिस्टेंसी मतलब ये नहीं कि हाँ मैं तो कंसिस्टेंटली इरेगुलर हूँ। बिल्कुल मैं कंसिस्टेंसी मेंटेन रखा हुआ हूँ सर। क्लास नहीं करना, नहीं करना है, गलती से सुनना भी नहीं है। तो कंसिस्टेंसी किसी भी टैलेंट को, इंटेलिजेंस को बीट कर जाएगा। और ये सारा जो एग्जाम है ये कंसिस्टेंसी का ही गेम है। कंसिस्टेंसी 2 इयर्स की कंसिस्टेंसी मेंटेन करना बहुत मुश्किल चीज होती है। सोचो 10 दिन की तो वैसे ही है, न्यू ईयर रिजोल्यूशन टाइप से। हम्म। जितने भी जिम के मेंबरशिप होते हैं वो जनवरी में सबसे ज्यादा, सर्वे है, सर्वे का ये होता है कि जनवरी में मेंबरशिप सडनली बूस्ट करता है हर साल का। बट अटेंडेंस डिक्रीज हो जाती है जनवरी, 10, 15, 20 जनवरी के बाद, फरवरी मार्च तक जाते जाते तो खत्म, बैक टू पवेलियन। तो ये तुम, ऐसा नहीं है कि मतलब तुम्हारे ही साथ होता है, ये नॉर्मल होता है, सबके साथ होता है। हम सबके ऊपर ग्रेविटी तो एक्ट करती है नीचे पुल करने के लिए, बट तुम्हें अगर ऊपर जाना है तो तुम्हें एफर्ट लगातार देना होगा। जैसे ही एफर्ट कम करोगे, अगर तुम्हारी ग्रोथ नहीं हो रही है तो तुम्हारा डाउनफॉल हो रहा है। अगर तुम ग्रो नहीं कर रहे हो तो कांस्टेंट नहीं होता है कुछ। अगर ग्रोथ नहीं है तो डाउनफॉल चल रहा है। दो ही हैं, बाइनरी बाइनरी सिस्टम। अगर तुम ग्रो नहीं कर रहे हो, चीजें समझ में नहीं आ रही हैं, तुम एफर्ट नहीं डाल रहे हो, तो तुम्हारा डाउनफॉल हो रहा है। डाउनफॉल हो रहा है, तुम्हें पता भी नहीं चल रहा है, लेकिन वो हो रहा है। ये नहीं कि सर अच्छा ठीक है मैं बाद में 2 महीने बाद पढ़ूंगा तो मैं कांस्टेंट हूं। अरे कहाँ, तुम आज नहीं सीख रहे हो, अरे कुछ सीखोगे। पोटेंशियल एनर्जी सीखे, आज पोटेंशियल एनर्जी सीखोगे, कल कुछ स्ट्रेन सीखा, कल कुछ स्ट्रेस सीखा। ऐसे सोचो करते करते हम लोग ऑन द वर्ज ऑफ कंप्लीशन है। और अभी जैसे देखो यहाँ पे तुम्हें मैकेनिक्स का एप्लीकेशन दिख रहा है, ऐसे ऐसे जाओगे आगे। आगे जो है भाई वर्क एनर्जी थ्योरम, और सॉरी ये सारा पढ़ेंगे, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस, थर्मोडायनेमिक्स। तो उसमें बहुत सारे जगह पे स्प्रिंग स्प्रिंग कनेक्टेड होगा, वर्क डन आएगा, फोर्स आएगी, वेलोसिटी आएगी। सिंपल हार्मोनिक मोशन पढ़ेंगे, वहां पे बहुत सारा जो है वर्क एनर्जी थ्योरम का एप्लीकेशन आएगा। तो अब चीजें कनेक्ट होना स्टार्ट होंगी। तो अगर फर्स्ट स्टेज 1 पे थोड़ा बहुत प्रॉब्लम रहेगी तो वो चीज आगे प्रोपगेट करेगी। तो सिंगल मोस्ट एजेंडा है यार कि डिसिप्लिन एंड कंसिस्टेंसी। एग्जाम ओरिएंटेड रहो, प्रोफेशनल रहो, क्यूरियस रहो, बट सीरियस भी रहो। ये नहीं कि ओनली क्यूरियोसिटी है, बट वो क्यूरियोसिटी, ये चीज देखो तुम ऐसा करते हो बट बात मानोगे नहीं। ठीक है, अगर मैं कुछ मना करूंगा कि ये काम मत करो, तुम कहोगे ना ना। समझदार आदमी की आदत होती है कि वो दूसरों की गलतियों से सीखता है। मूर्ख आदमी की आदत होती है कि वो खुद गलती करके सीखता है। जो समझदार है वो दूसरे को देखेगा, अच्छा ये काम ठीक नहीं है, नहीं करना है। वो समझदार है। जो मूर्ख होता है वो खुद वही काम करेगा। कहा जाए कि भाई ये मत कर, अरे देखो तो क्या है, थोड़ा रुक तो जाओ। लॉस करेगा। तो तुम लोग थोड़ा सा इनर्शिया तुम्हारा ज्यादा हो गया है, क्योंकि तुम बिल्कुल घर पे ही बैठे हुए हो 8-10 महीने से। और वो इनर्शिया में कंपटीशन फेस नहीं करते हो कहीं पे भाई। एआईटीएस भी हो रहा है, साइलेंटली हो रहा है, कुछ लोग दे रहे हैं, नहीं दे रहे हैं। ऐसे ऑफलाइन में एआईटीएस होता है, एआईटीएस का रिजल्ट लगता है, तुम्हें समझ में आता है कि तुम नीचे से जो है दूसरे नंबर पे, नीचे से टॉप कर रहे हो। तो तुम्हें लगता है कि अच्छा भाई पढ़ रहे हैं यार, थोड़ा पढ़ाई करना जरूरी है। बट बिल्कुल आइसोलेटेड सिस्टम में हो तो यहाँ पे सेल्फ मोटिवेशन बड़ा मैटर करता है। आइसोलेशन में एक होता है पीयर प्रेशर, सराउंडिंग से प्रेशर मिलता है तो आदमी परफॉर्म करता है। एक होता है कि बिल्कुल आइसोलेशन में है तो वहां पे सेल्फ मोटिवेशन अगर है तो वही आगे जा पाएगा, नहीं तो नहीं जाएगा। एनीवेज, ज्ञान तो बहुत है बट उसको इम्प्लीमेंट करो। तो ये है कंसिस्टेंसी एंड डिसिप्लिन। जितना बताया वही देखो, श्योर शॉट यार तुम्हारे ये जेई नीट के लिए तो मोर देन, मोर देन सफिशिएंट। टेंशन, टेंशन यहाँ पे कितना होगा? टेंशन टी की वैल्यू फाइंड किया हुआ है। अब तुम रिवाइज करोगे ना तो तुम ये सारी चीजें तुरंत लिखने लगोगे।
तुम्हें लगता है ये हो गया, देख लिया, बात खत्म। ऐसा नहीं होता है। तुम रिवाइज करते हो तो पहले तुम इसको कैलकुलेट करोगे, पहला स्टेप, बेबी स्टेप, ये भाई ब्रेक किया, मास लिखा, एक्सलेशन लिखा, ये सारा हो गया। अब तुमने ये क्वेश्चन किया हुआ है तो ये स्टेप लिखने में भाई तुम तुरंत लिख लोगे, अच्छा हाँ यार इसमें तो एफ एक्स बाई एल आएगा, यहाँ पे टाइम सेव किया तुमने। ऐसी छोटी छोटी सेविंग्स एग्जाम में तुम्हें बिग बूस्ट देंगे। कहीं कहीं से भी छोटा हुआ, अगर 2-3 क्वेश्चन देखा हुआ आ गया, 3-4 क्वेश्चन भी देखा हो गया, मेजर एडवांटेज। 25-40 क्वेश्चन है, मेडिकल मान लो 45 है, इंजीनियरिंग में 25 है, 2-3-4 क्वेश्चन भी तुम्हारा मैच कर जाता है, बहुत बड़ा एडवांटेज है। पूरा पेपर नहीं मैच करेगा कभी भी, बोर्ड बोर्ड का पेपर नहीं है, ठीक है। अच्छा 10th का अगर तुम्हें ऐसा लगता है कि 10th में तुम बहुत बड़े इंटेलिजेंट हो, तो अभी तक तो कुछ कुछ समझ में आ गया होगा कि 10th और यहाँ पे जो है स्टेप चेंज है। 10th में तुम 80% वाले खोज के दिखाओ मुझे। 10th के परसेंटेज में तुम जरा 80%, 75% सर्च करो, मिलना मुश्किल है, क्योंकि सारे 90 हैं, सारे 95 हैं, डिफरेंशिएटिंग ही नहीं है कहीं पे कुछ। बट वहां से 11th में बहुत ही सडन चेंज होता है, उसके बाद देखोगे तुम्हें खूब मिलेंगे 12th में, सर्च करो। तो ये सब तो सरकार का खैर प्लान रहता है, ये सब गवर्नमेंट का प्लान रहता है कि भाई 10th में किसी को फेल नहीं करेंगे, 12th में किसी को फेल नहीं करेंगे, है ना। फेल अपने आप वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में हो जाएंगे, तो मेरी टेंशन खत्म, मेरे ऊपर ब्लेम नहीं आएगा। इसीलिए यहाँ से सिलेबस जो है इधर डाल दिया, 12th भी इजी रहेगा, बोर्ड में भी इजी, तुम भी खुश, हम भी खुश। अल्टीमेट तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में वहां पे जो मेहनत नहीं करे, तुम सोचोगे अरे यहाँ पे तो मैं 98% वाला हूँ, ये क्या हो रहा है मेरे साथ। अरे वहां पे लोड तुम्हें मिला ही नहीं, ठीक है। सुन रहे हो वैज्ञानिक अम्लान, है यस नहीं? सर। चल ठीक है। तो ये हो गया टेंशन। टेंशन इज इक्वल टू एफ एक्स बाई एल, सो व्हाट इज स्ट्रेस? मेहनत करो एंड रटो, रटो रटो रटो, क्वेश्चन समझ लो, उसके बाद रट लो। मेमोराइजेशन की स्किल बहुत ज़रूरी है। तो ये हो जाएगा स्ट्रेस टी बाई ए, टी बाई ए इज इक्वल टू एफ एक्स बाई एल ए इज इक्वल टू यंग्स मॉडुलस टाइम स्ट्रेन। अच्छा इसकी तो कोई ज़रूरत ही नहीं है, क्यों ज़रूरत नहीं है? मुझे कैलकुलेट करना है पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी। तो पोटेंशियल एनर्जी में हम यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, तो अब यहाँ पे स्ट्रेस नॉन यूनिफॉर्म है ना, स्ट्रेस नॉन यूनिफॉर्म है, तो नॉन यूनिफॉर्म वाली चीज़ों में मैं एक साथ इंटीग्रेट कर ही नहीं पाऊंगा, तो क्या करूंगा उसमें, थोड़ा सा एक छोटा सा एलिमेंट ले लूंगा, छोटा सा एलिमेंट होगा dx का। इस dx में कितनी पोटेंशियल एनर्जी होगी? तो पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी u इज इक्वल टू, या du इज इक्वल टू हाफ स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन इंटू वॉल्यूम, वॉल्यूम इज इंटू वॉल्यूम। adx। हाँ सर। अब यस सर। स्ट्रेस मैंने लिख दिया है, स्ट्रेस को क्या करेंगे हम, स्ट्रेन को रिप्लेस कर देंगे सिग्मा बाई वाई से, तो ये हो जाएगा सिग्मा स्क्वायर बाई 2y, है ना। स्ट्रेन इज इक्वल टू स्ट्रेस बाई यंग्स मॉडुलस, स्ट्रेस बाई यंग्स मॉडुलस। यंग्स मॉडुलस या सिग्मा स्क्वायर आई इंटू ए डी एक्स, ए डी एक्स डी यू, इसको कर देंगे इंटीग्रेट, इसको कर देंगे इंटीग्रेट, तो इंटीग्रेट करेंगे तो ये हो जाएगी पोटेंशियल एनर्जी एंड a बाई 2y सिग्मा स्क्वायर, सिग्मा स्क्वायर, व्हाट इज सिग्मा स्क्वायर, एफ स्क्वायर एक्स स्क्वायर, एफ स्क्वायर एक्स स्क्वायर एल स्क्वायर ए स्क्वायर, सिग्मा स्क्वायर इंटू डी एक्स, एक्स इज वैरिंग फ्रॉम 0 टू एल। u is equal to f square by 2y l square a
and x square dx. What is integration of x square dx? X cube by 3. So it is L cube x cube by 3. L cube by 3. हाँ सर. तो ये हो जाएगा अपना f स्क्वायर L by 6ya. 6ya. यस सर. हाँ सर, वही निकला. ठीक है, ऐसे हम नॉन यूनिफॉर्म में एनर्जी स्टोर फाइंड कर लेंगे. नॉन यूनिफॉर्म में एनर्जी स्टोर, बेसिकली प्रॉब्लम के वैरायटीज देखोगे तो दो प्रॉब्लम है, यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म. यूनिफॉर्म में सब कुछ कैलकुलेशन इजी है, नॉन यूनिफॉर्म में थोड़ा सा टेंशन हो रही है, थोड़ा सा यहाँ पे टेंशन हो रही है कि कैसे क्या फाइंड करें. तो उसमें बस हमें इंटीग्रेशन करना है. स्ट्रेस स्ट्रेन कैलकुलेशन के लिए नॉन यूनिफॉर्म में भी हम एवरेज से कर सकते हैं, बट यहाँ पे एवरेज से थोड़ा गलत आ जाएगा. एवरेज से गलत इसलिए आएगा क्योंकि जो सिग्मा स्क्वायर आएगा वो लीनियर फंक्शन नहीं है, इसीलिए हमारा एवरेज से हम यहाँ पे अप्लाई नहीं कर सकते. वो सिर्फ लीनियर टाइप के फंक्शन के लिए, या तुम ऐसे मान सकते हो स्ट्रेन कैलकुलेशन के लिए ही यूजफुल है. ठीक है, समझे? सर बोलो. सर जितने भी नॉन यूनिफॉर्म केस है उसमें सभी में इंटीग्रेशन कर देना है. कर देना, हाँ बिल्कुल. अगर एक ही अप्रोच मानना है कि दिमाग में मेरे एक ही अप्रोच रखना है, तो इंटीग्रेशन वाला होता है बेसिक अप्रोच, उसके बाद आते हैं सारे फॉर्मूले. ठीक है, यस सर. तो ये हो गया अपना पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड, और ये स्टोर्ड इसमें. इसके बाद हमारा नेक्स्ट टाइप का है स्ट्रेस. ये हमने कौन सा स्ट्रेस देखा? लॉन्गिट्यूडनल. लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस लॉन्गिट्यूडनल. और लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, ये दोनों था. इससे रिलेटेड था यंग्स मॉडुलस, से रिलेटेड था यंग्स मॉडुलस. इसके अलावा भी और भी स्ट्रेस हैं, और भी टाइप के स्ट्रेस हैं. नेक्स्ट टाइप का जो स्ट्रेस है हम उसको बोलते हैं वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस. वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस. अच्छा देखो, केवीपीवाई का जो कंसर्न है ना, केवीपीवाई का जो कंसर्न है, केवीपीवाई 31 को है, और 31 में तुम्हारा जो भी एग्जाम आने वाला है, तो मेरे हिसाब से जो ऑब्जर्वेशन है केवीपीवाई के पैटर्न का, पैटर्न वो है कि जो 11th के पोर्शन में अगर फिजिक्स की मैं बात करूं तो उसमें 12th वाला पोर्शन रहता है क्वेश्चन में थोड़ा सा ज़्यादा. ज़्यादा इन द सेंस कि लाइट रहेगा, इलेक्ट्रिसिटी रहेगी, और जो भी मॉडर्न फिजिक्स है, लाइट, इलेक्ट्रिसिटी एंड मॉडर्न फिजिक्स, ये जो है रहेगा जनरल जो रहा है 11th के पेपर में अभी तक में. और 11th वाला पोर्शन तो चलो ये हीट वीट है ही. तो जहाँ तक बात है कि हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स तो अप टू सम एक्सटेंट मैं कवर कर दूंगा तब तक. ठीक है, जैसे काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस एंड थर्मोडायनेमिक्स और हीट ट्रांसफर, ये होपफुली शायद हो जाए. तो यहाँ तक के लिए तो चलो ठीक है, बट इसके अलावा अगर बाकी सारी चीज़ें जैसे अगर करना चाहते हो, जैसे मान लो 12th का मॉडर्न फिजिक्स करना चाहते हो, तो एक एडवाइस तो ये है कि जितना तुम प्रिपेयर कर चुके हो उसमें मिस्टेक ना करो, पहली चीज. दूसरा है कि भाई तुम अपने डोमेन को अगर एक्सटेंड करोगे तो एक्चुअल में है कि जैसे मान लो तुम नए फील्ड में तुम वेंचर आउट करते हो, कि भाई कोई टॉपिक बिल्कुल टोटली अननोन हो और तुम उसमें सोचोगे कि मैं फार्मूला देख के कुछ कर लूंगा ये वो, तो थोड़ा मुश्किल रहेगा. तो मैं इसमें तुम्हें यही बोलूंगा कि अगर करना है तो फिर तो इसकी जो है 12th क्लास की रिकॉर्डिंग है वहां से, या तो मॉडर्न फिजिक्स करो. मॉडर्न फिजिक्स में न्यूक्लियर वाला पहले कर लो, न्यूक्लियर वाला, न्यूक्लियर का पहले कर सकते हो. 12th क्लास का जो है न्यूक्लियर फिजिक्स, एटम्स एंड न्यूक्लियाई करके है. एटॉमिक स्ट्रक्चर में कुछ कुछ एटम्स किया हुआ होगा ना, ये स्पेक्ट्रम स्पेक्ट्रम जो है ये एटॉमिक वाले में किया होगा. इसमें न्यूक्लियर में एक आता है अल्फा बीटा काउंट करने के लिए, अल्फा बीटा पार्टिकल्स कितने काउंट करने होते हैं, या फिर हाफ लाइफ से रिलेटेड क्या है. तो ये तीन ही चार होगा, और उसको देख सकते हो. तो वहां पे सारे वैरायटी के क्वेश्चन कवर्ड है, यूट्यूब पे जो है उसका डाला हुआ है. तो एक तो तरीका ये है. हाँ, बुक से पढ़ के करोगे तो थोड़ा मुश्किल है, नहीं हो पाएगा. ठीक है, नहीं हो पाएगा. मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि पॉसिबल नहीं है, हो नहीं पाएगा अभी के टाइम में. उससे अच्छा है कि जो चीज़ें तुम पढ़ चुके हो उसको रिवाइज करके उसको फाइनल कर लो. एक्स्ट्रा जो एरिया ऐड कर रहे हो,
जैसे 12th वाला सपोज मॉडर्न फिजिक्स ऐड कर रहे हो या कुछ और ऐड कर रहे हो, तो उससे रिलेटेड थोड़ा वीडियो देख लो, और वीडियो देख के वहाँ पे जो क्वेश्चन बताए गए हैं वो कर लो, और उसके बाद फिर अपना पास्ट ईयर वाले क्वेश्चन कर लो। चलो, अब बाकी 11th वाला जो है, तो 11th वाला इसके बाद हम लोग केटीजी पढ़ेंगे, ये खत्म हो जाएगा, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस, थर्मोडायनेमिक्स एंड हीट ट्रांसफर। तो ये होपफुली मतलब तुम्हारे एग्जाम से पहले तक खत्म हो जाएगा अच्छे से। ओके, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। चलो बात करते हैं इसका, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस। वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस when force is applied at perpendicular to the surface, perpendicular to the surface of the object, perpendicular direction में, हर पॉइंट पे perpendicular। perpendicular every point पे, मतलब perpendicular to the area। when force is acting at perpendicular to the area, तो वो जनरेट करता है वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस। वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस, और इस फोर्स की वजह से जो वॉल्यूम में कुछ चेंज होगा, तो इस वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस की वजह से केवल साइज चेंज होता है। ये जो है हम इसको बोलेंगे व्हाट इज वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस, इट इज परपेंडिकुलर, एफ परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय एरिया, मतलब जस्ट लाइक प्रेशर। वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस इज नथिंग बट प्रेशर। वहां पे भी हम करते हैं फोर्स का परपेंडिकुलर कंपोनेंट डिवाइडेड बाय एरिया, तो हो जाएगा एफ परपेंडिकुलर बाय एरिया इज वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस और प्रेशर, प्रेशर बोल सकते हैं P, and it changes only size, it changes only size, not shape। शेप को अफेक्ट नहीं करेगा अगर वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस है तो, ठीक है। जैसे मान लो कि कोई बलून है, वो बलून अगर हम वाटर के अंदर लेके जाते हैं, वाटर के अंदर हम लेके जाएंगे डेप्थ में, तो वो क्या होगा, चारों तरफ से वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस एक्ट कर रहा है, वो बलून का शेप जो है रिड्यूस हो जाएगा। जैसे बबल होता है, कोई बबल अगर नीचे से बबल राइज करता है, जैसे एक्वेरियम, एक्वेरियम में देखा होगा नीचे से बबल राइज करता जाता है ऊपर, तो वो क्या होता है, वो बढ़ता जाता है। तो वहां क्या होगा, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस जो है वो कम होता जाता है, प्रेशर कम होता जाता है, तो वो इंक्रीज होगा, अदरवाइज वो डिक्रीज होगा। तो इट चेंजेस ओनली साइज नॉट शेप। स्फेरिकल है स्फेरिकल रहेगा, क्यूबिकल है क्यूबिकल रहेगा, जो जैसा है वैसा ही रहेगा अगर सिर्फ वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस एक्ट कर रहा है तो अगर इसके वजह से जो चेंज होगा, ये पहले इनिशियल वॉल्यूम V था, अभी क्या हो जाएगा फाइनल वॉल्यूम, कुछ यहाँ से ये अपना F एक्सटर्नल है, यहाँ पे F रिस्टोरिंग है, और ये जो फाइनल वॉल्यूम हुआ वो इनिशियल वॉल्यूम माइनस डेल्टा V हो गया, है ना, वॉल्यूम डिक्रीज हो गया। तो व्हाट इज वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन इज इक्वल टू चेंज इन वॉल्यूम बाय ओरिजिनल वॉल्यूम, चेंज इन वॉल्यूम बाय ओरिजिनल वॉल्यूम। तो ऐसा हो जाएगा, ये हो जाएगा वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, ये हो गया वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस। अब अगर हम हुक्स लॉ अप्लाई करेंगे, तो हुक्स लॉ के अकॉर्डिंग क्या है कि भाई वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। प्रोपोर्शनैलिटी रिमूव करेंगे तो ये हो जाएगा बल्क मॉडुलस। यहाँ पे जो मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी आएगी दैट इज कॉल्ड बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, बीटा। बीटा इज कॉल्ड बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, बीटा इज द बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। तो बल्क मॉडुलस हो जाएगा यहाँ पे बीटा इज इक्वल टू, यहाँ पे प्रेशर सिग्मा क्या है, ये प्रेशर, ये प्रेशर डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन वी, एप्सिलॉन वी इज डेल्टा वी बाय वी, ये हो जाएगा बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। ये इसको हम एक अल्टरनेट फॉर्म में भी लिखते हैं कि वॉल्यूम में कभी भी चेंज होगा, डिफरेंशियल फॉर्म में हम लिखते हैं। वो डिफरेंशियल फॉर्म ऐसा होता है कि अगर कोई भी ऑब्जेक्ट है उसके वॉल्यूम में चेंज तभी होगा कि जैसे मान लो
कि कोई बलून ही है, एयर बलून है, एक किसी फाइनाइट प्रेशर पे कुछ फाइनाइट वॉल्यूम वो ऑक्यूपाई कर रहा है, तो अब उसमें वॉल्यूम में चेंज कब होगा? जब हम प्रेशर में चेंज करेंगे। तो जब प्रेशर में चेंज करेंगे तो वॉल्यूम में चेंज होगा। मतलब ये क्या है, ये प्रेशर या फिर चेंज इन प्रेशर है, तभी वॉल्यूम में चेंज होगा। तो उस केस में डिफरेंशियल फॉर्म में हम इसी इक्वेशन को लिख लेते हैं ऐसे, dp dv बाई v और माइनस साइन। ये क्या है, माइनस साइन क्या है बता रहा हूं कि माइनस जो dp एंड dv है ना, dp एंड dv वो हमेशा अपोजिट नेचर के होते हैं। लॉजिकल सी बात है, प्रेशर बढ़ाओगे तो वॉल्यूम डिक्रीज होगा, अगर प्रेशर कम होगा तो वॉल्यूम इंक्रीज होगा। मतलब dp dv का जो नेचर है वो अपोजिट है। तो dp अगर पॉजिटिव होगा तो dv नेगेटिव होगा, dv अगर पॉजिटिव होगा तो dp नेगेटिव होगा। तो दोनों अपोजिट साइन के हैं, तो जो dp और dv वाले टर्म है ये नेगेटिव है। बट बल्क मॉड्यूलस तो एक नंबर है, वो इलास्टिसिटी मेजर कर रहा है, तो इस नंबर को हम इधर वाली क्वांटिटी से इक्वेट करने के लिए क्या कर देंगे, यहाँ पे माइनस कर देंगे। माइनस करने से क्या हो जाएगा, dp dv आपस में एक नेगेटिव टर्म है dp बाई dv, वो माइनस कर दिया तो ये हो जाएगा पॉजिटिव। तो यहाँ पे जो बल्क मॉडुलस हम डिफाइन करते हैं दूसरे तरीके से चेंज के टर्म्स में, ये हो जाता है माइनस ऑफ dp बाई dv इंटू v। समझे कुछ कि बल्क मॉडुलस मतलब वॉल्यूम चेंज कब होगा, वॉल्यूम चेंज हम प्रेशर बोलते हैं कि F बाई एरिया, बट वॉल्यूम में चेंज सिर्फ प्रेशर एक्ट करने से थोड़ी होगा। मतलब वो क्या है, वो स्ट्रेस तब जनरेट होगा जब चेंज इन प्रेशर होगा, तो वॉल्यूम में अफेक्ट आएगा। तो वो हो जाएगा P को, P के जगह हम क्या लिखते हैं, dp, dp बाई dv इंटू b। अच्छा, dv चेंज इन वॉल्यूम बाई ओरिजिनल वॉल्यूम। तो माइनस साइन क्यों अप्लाई करते हैं, माइनस इसलिए अप्लाई करते हैं क्योंकि dp एंड dv आर अपोजिट नेचर। प्रेशर अगर इंक्रीज होगा तो वॉल्यूम डिक्रीज होगा, वॉल्यूम इंक्रीज होगा तो प्रेशर डिक्रीज होगा। तो dp बाई dv इज अ नेगेटिव टर्म, टू मेक इट पॉजिटिव वी पुट अ माइनस साइन, सो दैट कि ये बीटा के इक्वल हो। बीटा तो एक नंबर है और ये भी एक नंबर है, ऐसा इक्वेट कर दिया, तो ये हो जाएगा बल्क मॉडुलस। समझे? तो बल्क सर ये बल्क मॉड्यूलस वाला एक और बार मतलब ब्रीफ में बता दीजिए। बल्क मॉडुलस मतलब क्या बोलूं मैं कि वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस का जो अपोज करता है, वॉल्यूमेट्रिक वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस का जो अपोज करता है वो बल्क मॉडुलस है। तो जो बल्क मॉडुलस बीटा है, बीटा इज इक्वल टू माइनस ऑफ dp बाई dv। अब बल्क मॉडुलस मतलब स्ट्रेस, स्ट्रेस मतलब फोर्स, तो भाई फोर्स से ऑब्वियस ही बात है हम यहाँ पे प्रेशर तो लिख दे रहे हैं कि परपेंडिकुलर फोर्स बाई एरिया, बट सिर्फ फोर्स अप्लाई करने से थोड़ी वॉल्यूम चेंज होगा। वॉल्यूम चेंज कैसे होगा, वॉल्यूम चेंज तब होगा जब प्रेशर थोड़ा सा हम स्लाइटली इंक्रीज करेंगे। तो वही चीज अगर हम यस। डिफरेंशियल चेंज के टर्म्स में लिखते हैं तो वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस हो जाता है चेंज इन प्रेशर, और वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन हो जाएगा चेंज इन फ्रैक्शनल वॉल्यूम, चेंज इन वॉल्यूम बाई ओरिजिनल वॉल्यूम। तो यहाँ पे dv dp लिख दिया, सर मतलब वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस बाय वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। स्ट्रेन, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस बाई वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, वही है बल्क मॉडुलस। एंड इट इज डिफाइंड फॉर सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, सबके लिए। इट इज फॉर सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। सबसे ज्यादा बल्क मॉडुलस किसका ज्यादा होगा, ऑब्वियसली सॉलिड अपोज करेगा, फिर उसके बाद लिक्विड अपोज करेगा, उसके बाद जो है गैस अपोज करेगा। क्या गैस भी वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस का अपोज करेगा, कोई भी एयर बलून, कोई भी बलून, बलून में हम अगर उसको प्रेस करेंगे तो वो भी रजिस्ट करता है, एक्सटर्नल इंटरनल फोर्स जनरेट करता है। लिक्विड, लिक्विड का भाई सिलेंडर के अंदर कोई पिस्टन है, प्रेस किया हमने, तो लिक्विड के भी बल्क मॉडुलस होगा। तो बल्क मॉडुलस जो है वो तीनों स्टेट्स ऑफ मैटर के लिए है, सॉलिड के लिए भी, लिक्विड के लिए भी, गैस के लिए भी। बट क्या यंग्स मॉडुलस तीनों के लिए है, यंग्स मॉडुलस नहीं है। यंग्स मॉडुलस तो थोड़ी गैस का वायर थोड़ी होगा कुछ, तो इसीलिए बल्क मॉडुलस इज फॉर ऑल स्टेट्स ऑफ मैटर। और बल्क मॉडुलस का सर जो, बोलो। सर बल्क मॉडुलस में P या फिर dp कहीं पे भी यूज कर सकते हैं? कहीं पे भी यूज कर सकते हैं, अगर बोलोगे तो वो एक्चुअल में डीपी ही है, वो एक्चुअल में डीपी ही है कि वॉल्यूम में चेंज तभी होगा जब हम प्रेशर में चेंज करेंगे।
तो इंक्रीज इन प्रेशर ही है वो।